मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, मैं हूं अंशुमान आनंद। उदय इंडिया डिजिटल के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसी महान हस्ती से जिन्होंने सैकड़ों जिंदगियों को प्रेरणा दी है। हमारे साथ आज गुजरात से जुड़ रहे हैं कानू भाई टेलर जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है उनके कार्यों के लिए। कानू भाई टेलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया पर। बहुत बहुत आपका भी आभार। उदय इंडिया परिवार मेरा एक परिवार है। जी, मैं रब साहब का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्कार। आपका दर्शक मित्रों को भी मेरा प्रणाम। जी। कानू भाई, दर्शक आपके कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे। आप पद्मश्री से सम्मानित हैं और एक देश की महान हस्ती हैं जिन्होंने सैकड़ों जिंदगियों को नई रोशनी से भरा है। कृपया अपने कार्यों के बारे में हमें बताएं। मेरा जन्म 56 में हुआ, एक छोटा जी। सा गांव में। वो गांव में कोई टेलर दर्जी नहीं था। 5,000 लोगों का एक छोटा सा कस्बा था। आनंद के पास एक अड़ास गांव है। मम्मी पापा की परिस्थिति बहुत गरीब थी। मेरे 2 छोटे भाई थे, एक बहन थी। मेरा पिताश्री परिवार के का भी, उनका 2 भाई था, एक 3 बहन थी। तो सबका संभाल करना उनकी जिम्मेदारी थी। मैं मुझे जब मेरा जन्म होने के बाद 8 महीना का हुआ, तब मुझे बुखार आया। तो पहली बार वो लोग पीछी लगाने के लिए कोई दरगाह पे ले गया। हम्म। मम्मी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पिता भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, और आर्थिक परिस्थिति बहुत गरीब थी। तो वो लोग ने पहले बुआ मंदिर पूजा पाठ में समय निकाला। उनके बाद जब मैं 5 साल का हुआ, तब वो लोग मुझे दवाखाने ले गए। तब डॉक्टर ने बोला कि उनको बुखार आया था। तो माताजी ने बोला हाँ बुखार आया था। तो क्या क्या किया? तब वो लोग ने बोला कि बुखार उतर नहीं रहा था, तो गांव में एक डॉक्टर के पास उसको इंजेक्शन लगवाया और बुखार उतर गया। तो डॉक्टर ने बोला बुखार तो उतर गया, और उसका दोनों पांव भी साथ में ले गए। हे अभी ईश्वर। जीवन भर वो चलेंगे नहीं। उनको दोनों पांव से पोलियो हो गए हैं। ओह। तो मम्मी और परिवार को एक बड़ा झटका लगा कि अभी आखिर पूरी जिंदगी कैसे जिंदगी जिएंगे। घसट कर गांव में, जब मेरे घर से कम से कम 1-1.5 किलोमीटर स्कूल दूर थी, तो मैं जब 2-3 कक्षा में आया, तब तक तो मेरी माँ और मेरे दादा थे, ये उठा के मुझे स्कूल में छोड़ देते थे और ले भी जाते थे। बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, चौथे 5वें कक्षा में आए, मेरी उम्र बड़ी हो गई, तो लोग उठा नहीं पाते थे। तो मैं घसट के स्कूल में जाता था। आपका तो स्कूल मेरे कितनी साथ दूर था आपके घर से? एक एक 1.5 किलोमीटर दूर थी। ओह। तो वो कांच लगता था, कांकरा लगता था, तो भी मैं घसट के जाता था। और कुत्ता समझते थे कि कोई नया कुत्ता आया है, तो मेरे पीछे पीछे भौंकते थे। तो ये परिस्थिति में मैंने 1 से 11 दौड़ की परीक्षा पास किया। जब मैं 10वें दौर में आया,
तब मैं जीवन से हार गया। मैंने सोचा कि जिंदगी में जी के क्या करूं। जन्म से मैं घसड़ घसड़ के जाता हूं। घर परिवार में मैं एक बोझ बन गया हूं। तो उससे अच्छा है कि मुझे जिंदगी जीना ही नहीं चाहिए। मैंने सबसे पहले नींद की 10-15 गोली ले ली। 3 बजे लिया था तो दूसरे दिन मैं 2 बजे उठा। मैं मर नहीं गया। फिर मैंने संकल्प किया कि जब भगवान को मेरे लिए कुछ कराना होगा तो ही मैं फिर से नींद में से निकल कर मैं जी गया हूँ। तो यानी मुझे आपकी नहीं। निराशा इतनी बढ़ गई थी कि आपने आत्महत्या का असफल प्रयास किया और नींद की गोलियां भी बहुत। आप पर बेअसर रहीं। हाँ। मैंने सोचा कि जब भगवान ने ही मेरे को एक कोई कर्मों की सजा दी है तो मुझे जिंदगी जीना ही पड़ेगा। मैंने तो नक्की कर लिया मुझे जिंदगी नहीं जीना है। कब तक मैं घसड़ घसड़ के चलूं। कि माँ बाप की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे ट्राइसिकल लेके दे। वो नहीं देते थे। कुछ नहीं कर मैं देखता था वो खाने के लिए भी सारे दिन मजदूरी करते थे। फिर शाम का 2 टाइम का खाना मिलता था। तो मैंने भी हिम्मत हार गया कि अभी मैं क्या करूं जीवन में। तो मैंने नींद की गोलियां ले ली। तो मैं मरा नहीं। तो मैंने संकल्प किया कि मुझे जिंदगी जीना चाहिए। जब भगवान ने मुझे सहारा दिया है। फिर मैं 11 दौर पढ़ के मैं पास हो गया। मेरे पास 8-9 रुपया थे। तो मैं ये ट्रेन में बैठ के मैं अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद में मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने का था। तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेरा मार्क्स देखकर बोला ठीक है मैं आपको एडमिशन दे देता हूँ। आपको फी भरना जी। पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर अभी तो मेरे पास नहीं है। तो मैं एडमिशन ले लिया। बाजू में एक इंस्टीट्यूट वस्त्रापुर में चलती थी अपंग मानव मंडल। मैं उनके ट्रस्टी को मिला। मैंने कहा देखो मेरा आगे पढ़ने का है और मैं हॉस्टल में रह के पैसा नहीं भर सकता हूँ। तो आपकी संस्था में मुझे रखो। आप जो काम बोलेंगे मैं करूँगा। उसने बोला कि हम आपको रखते हैं पर आपको दूसरे बच्चों को 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाने का काम आपको करना पड़ेगा। वाह। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं जी। 7 बजे कॉलेज जाता था और 11 बजे छूट के मैं स्कूल में बच्चों को दिव्यांग बच्चों को पढ़ाता था। मेरे पास मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ दिया नहीं था। मेरे पास स्कूल का एक सफ़ेद बुस्कोट था और खाकी चड्डी थी। 4-5 दिन तो प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बोला। एक दिन प्यून बुलाने के लिए आए। बोले आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। मैंने सोचा कि मैंने क्या कर दिया होगा कि प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। मैं गया तो प्रिंसिपल ने बोला देखो ये कॉलेज है। तुम चड्डी पहन के आते हैं। कॉलेज में चड्डी नहीं चलती है। आपको पैंट पहनना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे माँ बाप के पास पैंट नहीं है। ठीक है बोले मेरे घर का एड्रेस है तुम मेरे घर पे आ जाना। प्रिंसिपल बहुत मोटा था। तो उनकी लगभग 47-50 की कमर थी। तो वो पैंट उससे मुझे दो दिया। तो मैंने कहा चलो मुझे पहनने का ही है। फिर पटा नहीं था तो सूत्री बांध देता था। तो ये पैंट पहन के मैं कॉलेज करने लगा। उसमें ऐसा हुआ कि कॉलेजों में दिव्यांगों के लिए खेल कूद महाकुंभ कुछ नहीं रखते थे। हम्म। दूसरे लोगों बच्चों को कॉलेज में स्पॉट बहुत होती थी। तो मैंने एक दिन प्रिंसिपल को बोला कि सर हम विकलांग अपनी कॉलेज में 4-5 है तो हम हमको भी उसमें शामिल करिए। प्रिंसिपल ने बोला कि हम कॉलेज में मेरा चलता है पर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बोले ऐसा करना पड़ता है करो भाई। विकलांग नहीं तो मैं महोदय, वाइस दिव्यांग चांसलर। कहिए। हाँ मैंने कहा कि मैं वाइस चांसलर को मिलूं। मैं गया वाइस चांसलर को। उसने बोले कि कन्नू भाई 4 बच्चे से स्पॉट नहीं होती है। अहमदाबाद में 20 कॉलेज है। 20 कॉलेज के बच्चे जब दिव्यांग आएंगे और लिस्ट लेके आओ तो हम स्पॉट करवाएंगे।
मैंने कहा कौन सी, तो बोले कि आप बोलो। तो मैंने कहा बैठे बैठे कैलिपर्स, ट्राइसिकल रेस, घोड़ा फेंक, भाला फेंक, ये सब हम बैठे बैठे कर सकते वाइस चांसलर जी। वो मान गए। उसने बोला कि ठीक है, एक संडे में देता हूँ। उसने संडे को मेरे को टाइम दिया। तब मुझे लगा कि 40-50 दिव्यांग बच्चों आएंगे। और जब संडे को आया टाइम, तो मेरी कॉलेज का ही 4 दिव्यांग आए, बाकी कोई नहीं आया। तो मैं बहुत दुखी हो गया कि ऐसा कैसा हो गया। सब लोग ने बोला था हम आएंगे आएंगे, तो अभी कोई नहीं आया। फिर मैंने 3-4 दिन के बाद तपास किया, तो वो लोग ने बताया कि शनि रवि को एसटी बस में कंसेशन नहीं देते हैं। तो हम कंसेशन नहीं देते तो क्यों हमें, कैसे आए हम पैसा खर्च करके। और मेरी परिस्थिति बहुत गरीब है कन्नू भाई, तो हम क्या करें। मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने कभी बस में बैठा नहीं था, तो मैंने एसटी बस कॉरपोरेशन निगम के चेयरमैन को लेटर लिखा कि भाई हम दिव्यांगों को शनि रवि भी कंसेशन देना चाहिए। वो लोग ने कुछ नहीं दिया और दिव्यांग को बोल दिया कि हम दिव्यांग को कंसेशन नहीं देते, हम तो स्टूडेंट को देते हैं। तो मुझे दुख हुआ कि स्टूडेंट को देते, दिव्यांग को क्यों नहीं। मैंने 7-8 महीने तक कॉरेस्पॉन्डेंस करता रहा, कुछ नहीं आया। फिर मैंने लास्ट में एक लेटर लिखा कि आप एक हफ्ते के बाद निर्णय नहीं लेंगे तो मैं आमरण उपवास करूंगा। जी। और गांधी जी का जब रास्ता तक अपनाया आपने। गांधी जी का रास्ता अपनाया। मैं जी। जब तारीख दिया तब वो तारीख के मैं एक चादर लेके चेयरमैन की ऑफिस के बाहर बैठ गया। उसने सोचा कि अभी उठ जाएगा। तो एक दिन निकल गया, 2 दिन, तब तक उसने ध्यान नहीं दिया। 3 दिन के बाद सब न्यूज़पेपर वाले आए, लोगों को मालूम पड़ा कि कोई दिव्यांग बैठा है। तब पेपर में आया तो गांव गांव का दिव्यांगों आने लगा। तो अभी निगम ने कुछ किया नहीं। फिर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, तब लोगों की संख्या दिव्यांगों के बढ़ने लगी। पूरे गुजरात के दिव्यांगों आने लगा कि ये आदमी अपने लिए आमरण उपवास कर रहा है, तो अपने को कुछ करना चाहिए। फिर 11 दिन के बाद सरकार झुक गई और बोले, मुख्यमंत्री आए, माधव सिंह सोलंकी, इंदिरा गांधी भी आई थी, मोरारजी देसाई भी आए थे मुझे मिलने के लिए। सबने जी। समझाया कि कन्नू भाई आप उठ जाओ, वो सरकार नहीं मानेगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो बैठा हूँ, मेरे लिए नहीं बैठा हूँ, मेरे दिव्यांग भाइयों के लिए मैं उपवास पे बैठा हूँ। फिर 11 दिन के बाद मुख्यमंत्री आके मुझे पारणा कराया। बोले आपकी क्या डिमांड माँ है। मैंने कहा मेरी 3 चीज है। एक तो आप जब दिव्यांग को अंदर जाते हैं तो उसके सामने उनकी 3 सीट हमेशा के लिए रिजर्व रखना चाहिए। दूसरा, उनके साथ जो एस्कॉर्ट है, एस्केट को 50% कंसेशन उठाने वाले को देना, और जो दिव्यांग है उसको 100% कंसेशन दो, तो ही मैं पालना करूंगा। सरकार ने मान गई और बोला कि ठीक है कन्नू भाई, हम 3 चीज आपसे मान जाते हैं। और ये लोग जी। और स्वीकार किया। 11 दिन मेरा उपवास चला। उनके बाद मुझे खुशी हुई। 3.5 लाख लोगों को आज तो बेनिफिट यानी मिल आपके रहा है। 11 दिनों के उपवास से गुजरात के 3.5 लाख दिव्यांग लोगों को मदद मिली, फायदा हुआ उन्हें। फायदा हुआ, हाँ जी। जी। फिर मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बना, तो मुझे मिलने के लिए पहले आए थे। तो स्विट्जरलैंड में कुछ 6 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी फॉर डिसेबलों की। तब मैं कॉलेज के तीसरे साल में आ गया था। तो मुझे वहां से फोन आया कि
हम आपको कॉन्फ्रेंस में स्विट्जरलैंड भेजने का, आने जाने की टिकट देता है, खाने का देता है, बाकी हम कुछ नहीं देंगे। बोलो आप हाँ बोलो तो मोरारजी देसाई आपको भेज रहे हैं। मैंने बहुत सोचा कि क्या करूं क्या करूं। मैंने कहा टिकट तो मिलती है। फिर मेरे माँ बाप को मैंने बोला, मम्मी पापा को, क्या करूं। बोले तू तो बिल्कुल चलता नहीं है, तेरा कौन सब कुछ करेगा। फिर समाज के लोगों को बोला कि किसी ने 2 शर्ट दिया, किसी ने पैंट दिया, किसी ने सूटकेस दिया, और टूटी फूटी एक व्हीलचेयर भी मिल गई। तो मैंने कहा चलो मैं चला जाऊं। फिर टाइम के मोरारजी देसाई ने मेरी टिकट भेजी। मैं जैसे, बॉम्बे से मेरी टिकट थी, मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे एयरपोर्ट देखा। लंदन उतरा तो वहाँ HS कोर करके अपना एम्बेसडर थे गौर साहब, और जी। अपना फर्स्ट सेक्रेटरी मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए। वो आए तो मैं आश्चर्य में हो गया। मेरे लिए नई व्हीलचेयर थी, मेरे लिए पैंट सूट का तैयार सूट था, हम्म। बैग थी। तो गौर साहब ने बोला, एम्बेसडर ने, कि मोरारजी देसाई ने कहा था उनका व्हील पावर कैसा है देखने के लिए, कुछ देने का नहीं, पर वो वहाँ आएगा तब आप सब कुछ उसको दे देना। तो बोले, मैंने कहा कि अभी क्या करूँ सर। बोले अभी आज हम आपको होटल में ले जाते हैं, और कल रात की आपकी फ्लाइट स्विट्जरलैंड की, हम स्विट्जरलैंड ले जाते हैं। मुझे स्विट्जरलैंड दूसरे दिन मेरे को जाने का था। मेरे साथ ये लोग भी आए थे। फिर मैं स्विट्जरलैंड पहुंचा तो मैं सबको नमस्ते नमस्ते करता रहा। मैंने कभी देखा नहीं था कि क्या, कौन सी दुनिया में मैं आ गया स्विट्जरलैंड में। जी। स्विट्जरलैंड में ऐसा था, मेरे टाइम की बात करता हूँ, सब गले मिलते थे। गले मिल के एक दूसरे को वो गाल पे वो हाथ घुमाते और किस करते थे। मैंने लगा कि मेरे इंडिया में तो ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा था, तो मैं क्या करूं। तो मैं सबको नमस्ते करता था। तो वो लोग ने सोचा कि वो गवार आदमी आया है, उसको पीछे बिठा दो। मेरे को पीछे बिठा दिया। जी। मैं बैठ गया। फिर मेरे को NG गोरे ने दूसरे शाम को बताया कि आप कभी कन्नू भाई बाहर नहीं गए। मैंने कहा मैंने कभी नहीं गया, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो इंडियन कल्चर का और गांव का कल्चर का आदमी हूँ। तो बोले आनंद के आपने छोटे से गांव से लंदन तक की यात्रा बहुत हाँ। दिलचस्प है आपकी कहानी। मैंने कहा देखो ये, बोले कन्नू भाई यहाँ का कल्चर ऐसा है कि एक दूसरे को गले मिलते हैं, और एक दूसरे को गले मिल के उनसे प्यार से करते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि उनको ऐसा लगेगा कि कन्नू भाई बहुत जानकार और अच्छे आदमी है। ये तो बोलते हैं कि कन्नू भाई तो गवार आदमी है। मैंने कहा ऐसा कैसा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है भाई। हम्म। बोले ये कल्चर यहाँ का ऐसा है। मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह देख लेना। मैं जाके ही सबको गले मिलना चालू कर दिया। हम्म। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, और मुझे पीछे बिठाया था तो मुझे आगे बिठा दिया। मैं अच्छा। जैसे आगे बिठ गया, फिर मेरी स्पीच आई। तो मैंने मेरी स्पीच में बोला कि जो दिव्यांग लोग हैं, बहुत पाप किया होता है, तो भगवान उनका जन्म भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और साउथ अफ्रीका, केन्या, नैरोबी में ये भगवान उसको भेज देते हैं। और जिसने बहुत पुण्य किया होता है, दिव्यांग होते हैं, पुण्यशाली आत्मा हो, उसको अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कुवैत, वहाँ जन्म देता है। तो मैंने कहा कि ऐसी भारत की दुख दिव्यांगों का मैंने सब स्पष्ट चित्र बताया। तो सब ने सर्वानुमत नक्की किया कि 91 में पूरा विश्व दिव्यांग 1 साल तक वर्ष मनाएगा, और दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ मुश्किलें होए दूर होएगी। मेरा स्पष्ट जी। प्रवचन के बाद पूरी सभा में पूरा दुनिया के लोग आए थे। जी। तो मुझे लंदन वाले ने बोला कि हम आपको लंदन में हमारे दिव्यांग लोगों का बताने के लिए आपको ले जाता है। मैंने कहा कि भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे पास 9 दिन का वीज़ा है, 9 दिन की टिकट है। बोले हम सब कर देंगे।
फिर मैंने एनजी गोरे को बोला क्या करूँ, तो बोले नहीं आप लंदन में बुला रहे हैं तो चलिए। मैं लंदन गया, तो लंदन मुझे लोग ने 6 महीने तक आने नहीं दिया, पूरा लंदन बताया। फ्रांस अच्छा। वाले ने मेरे को इनवाइट दिया कि आप फ्रांस में आए, मुझे वहां भी रखा। कुवैत वाले ने बोला कि हम कुवैत ले जाते हैं। साउथ अफ्रीका वाला ने इनवाइट किया, तो पहले केन्या वाला ने किया, नैरोबी वाले ने किया, तो मैंने कहा मैं वहां भी गया। साउथ अफ्रीका 6 महीने रहे, तब सरकार, भारत सरकार के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं था। वहाँ के चीफ प्राइम मिनिस्टर PW बोथा करके प्राइम मिनिस्टर थे, उनको मेरी गुजरात भारत सरकार के जो एम्बेसडर ने मेरे को अफ्रीका जाने का स्पेशल परमिशन दिया। अच्छा। सब मुझे, मैं वहां गया तो वो लोगों को मालूम पड़ा कि कोई VIP आदमी है। कानू भाई, उस तो वक्त आपकी उम्र कितनी रही होगी? तब मेरी उम्र कम से कम, मैं ये सब बात 79 की बात करता था। 56 हम्म। में मेरा जन्म हुआ था। तो जी। मेरी उम्र वो टाइम 20-25 साल के अंदर अंदर थी। तो मैं कुछ घबराया नहीं, मैं 23 साल घबराता की नहीं उम्र था। लगभग। हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री कानू भाई टेलर जी, और वो अपनी वैश्विक यात्रा के बारे में हमें बता रहे थे कि वो सिर्फ 9 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड गए थे, लेकिन वो कई 6 महीने तक पूरी दुनिया का भ्रमण करते रहे। कानू भाई, अपनी कहानी पूरी करिए। मैं फिर साउथ अफ्रीका गया। साउथ अफ्रीका 6 महीना घूमा। फिर बाद में मैं इंडिया पहुंचा। तब चरण सिंह चौधरी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। जब मैं रिपोर्ट बनाने के लिए गया, तो चरण सिंह चौधरी नहीं थे, इंदिरा गांधी आ गई देने के लिए। फिर मैं इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दिया। इंदिरा गांधी बहुत खुश हो गई और उसने बोला कि आपने 81 में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग साल उजाने का नक्की किया है, उसमें आपने भारत की तरफ से साइन किया। मैंने कहा किया है, कॉपी ये लाया हूँ। तो उसने इमीडिएट कॉपी पर ऑर्डर कर दिया कि 1 साल तक हम भी दिव्यांगों के जागृति के लिए हम कुछ न कुछ कार्य करेंगे। तो 81 जी। में भारत भारत में दिव्यांगों के लिए कुछ करने का चालू हुआ, शुरुआत हुई। जी। सिर्फ 25 साल की उम्र में आपने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली, तीन तीन प्रधानमंत्रियों के साथ मुलाकात हुई आपकी, पूरे विश्व में आपने भ्रमण किया और पूरी दुनिया में भारतीयता का परचम स्थापित किया। कानू भाई, आपका जो वर्तमान मिशन है, आप सैकड़ों दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके करियर तक की व्यवस्था करते हैं। कृपया इस मिशन के बारे में हमें बताएं। मैं 91 में, मुझे अमेरिका के हैंडीकैप एसोसिएशन वाले ने वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया। 10 आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का मुझे अवार्ड भी अमेरिका ने दिया। तब मैं व्हाइट हाउस में, जॉर्ज बुश सीनियर ने मुझे इनवाइट किया व्हाइट हाउस में, और अब्राहम लिंकन की चेयर पर बिठा के मेरे को सम्मान किया। और मुझे बहुत बड़ी एक बात लाख है। एक बहुत बड़ी लाख बात बता पाउंड रहे हैं। का 1 लाख पाउंड का चेक दिया। तो तब तो मेरे पास कोई संस्था नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं फोकट का पैसा लेके क्या करूं। मैंने उसको वापस दे दिया और बोला कि ये पैसा आप, केन्या में दिव्यांगों की खाने का भी नहीं मिलता था, मैं हम्म। देख के आया था। तो मैंने कहा ये पैसा आप केन्या, बांग्लादेश, भूटान, फिर पाकिस्तान, भारत, सबको आप दे दो। तो प्रेसिडेंट बहुत खुश हो गए कि एक दिव्यांग ने इतना पैसा दिया, तो उसने वापस दे दिया। फिर बोले कन्नू भाई आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे आपका अमेरिका में, मुझे पूरा सब स्टेट देखने का है, दिव्यांगों के बारे में अभ्यास करने का है। इमीडिएट उसने ऑर्डर कर दिया कि हम आपको पूरा अमेरिका घुमाएंगे, रखेंगे, और खाना पीना, फ्लाइट की टिकट सब हम देंगे। तो मैं वहाँ 4 महीना तक पूरा अमेरिका मुझे घुमाया है लोग ने।
फिर मैं लंदन, मेरे कितने दोस्त थे तो मैं लंदन आया। तो लंदन में क्वीन एलिजाबेथ ने मेरा रॉयल सम्मान किया। मार्गरेट जी। थैचर करके वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, तो मार्गरेट मार्गरेट थैचर थैचर। ने भी मेरा मेरा आयरन सम्मान लेडी किया। मैं, मार्गरेट थैचर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो जी। मार्गरेट थैचर ने भी मुझे मिले और सम्मान किया। फिर मैं इंडिया आया, तो तब मेरे को इंडिया में ऐसा लगा कि साला मैं तो शाह बन गया। और इंडिया फिर इंडिया में आके मैंने मेरे गांव में गया, मेरी कॉलेज खत्म हो गई थी। मैं गांव में गया, गांव में क्या करूं, छोटा सा गांव था। माँ बाप ने कहा कि हम पान का, बीड़ी का, सिगरेट का एक गल्ला दुकान बना के देते हैं, आप इधर रहना। मेरा दिल में ऐसा हुआ कि मेरा जन्म भगवान ने इस तरह से लिए नहीं दिया है। मैं 85 में, मैं अप्रैल महीने की 29 तारीख को मैं सूरत आया, और मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की मदद से बैंक में से 25,000 रुपये की लोन ली। एक प्रिंटिंग प्रेस छोटा मैंने चालू किया स्लम एरिया झोपड़पट्टी में। तो मेरे साथ मैंने सोचा कि मैं कमाने के लिए नहीं, मेरा हक है। मैंने एक कंपोज वाला विकलांग रखा, बाइंडिंग करने के लिए एक लड़की को विकलांग को रखा, मशीन चलाने के लिए विकलांग को रखा। और जी। मेरा एक दोस्त था पार्सली ब्लाइंड, पूजा भाई करके, उसको मैंने मार्केटिंग में रखा और मैं भी रहा। हम 5 आदमी ने नक्की किया कि देखो अब तक किसी का पगार नहीं मिलेगा, हम सब जितने भी महीने में इनकम होएगी खर्चा बात करके 5,000 5,000 सबको मिलेगा, और 2-2 हज़ार मिलेगा तो अभी हम ले लेंगे। तो हमने इस तरफ से प्रिंटिंग प्रेस चालू किया। सहकारी मैं, प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस। फिर मैं कहीं मकान तो मिला नहीं, तो मैं ओटला पे सो रहता था झोपड़पट्टी में। और वहाँ मेरे पास टॉयलेट की कोई साधन नहीं थे, संडास जी। बाथरूम नहीं था, तो अभी मैं रात को 5 बजे उठ के कहीं खुले में जाके पेट साफ कर देता था। ऐसी जिंदगी फुटपाथ पे मैंने बिताई। फिर मेरे वहाँ वो टाइम के गुजरात के चीफ मिनिस्टर गुजरात में दुकान पड़ा था, तो मैंने उसको चिट्ठी लिखी, अमर सिंह चौधरी जो चीफ मिनिस्टर थे, कि मैं आपको कुछ गौशाला के लिए और मानव जात के लिए पैसा देना चाहता हूँ। हम दिव्यांग हैं, और विकलांग बंधु प्रिंटिंग प्रेस की ओर से हम आपको चंदा देंगे। ये बात सुनकर मुख्यमंत्री मेरे प्रिंटिंग प्रेस में आए। तब अच्छा। लोगों ने सोच लिया कि ये तो कोई बड़ा आदमी है, कि कोई मुख्यमंत्री विकलांग के घर पे जाता नहीं है। वो आया, मैंने उसको 11,000 रुपया दिया, तो सबको मालूम पड़ गया ये कोई पहुंचा हुआ आदमी है। पर मैं तो पहुंचा हुआ नहीं था, सामान्य था, पर मेरे दिल में ऐसा हुआ कि चलो आपका दिव्यांग दिल है बड़ा तो था अभी। ना। आपका बड़ा हाँ, दिल जो था, वो उस दिल में पूरी दुनिया समाहित थी, जिस तो वजह से फिर लोग प्रभावित हुए आपसे। मैंने 11,000 दिया। लोग, सूरत के लोगों को मालूम पड़ा, न्यूज़पेपर में आया। फिर मैं मैंने 91 में सूरत में दिव्यांगों की कितनी आबादी है ये देखने का सर्वे किया। तो कम से कम मुझे वो टाइम 1,500-1,600 विकलांगों का मैंने सर्वे कर लिया। फिर मैंने कहा कि ये लोग सूरत में बहुत दिव्यांग भीख मांगते थे, मेरे से देखा नहीं जाता था कि छोटे छोटे बच्चे फुटपाथ पे भीख मांगते हैं। तो मैंने कॉरपोरेशन में और सबको, एमपीओ को कहा कि भाई मैंने एक विकलांग के लिए मुझे स्कूल बनाने की है, तो आप मुझे जगह दो और मेरे को कुछ मदद करो। तो ये लोग ने मेरे को 4 ओरडा टूटा फूटा अंबानगर में दे दिया। मैंने रिलायंस ग्रुप को, एल&टी सबकी मदद से रूमो अच्छी बनाई, और 4 बच्चों से चालू किया हुआ स्कूल, जी। जो 1 से 8 7 दौरान की स्कूल थी। पर मैंने सोचा कि मैं साल भर बच्चों को लाता रहूंगा। तो हम्म। मैंने 4 दिन के बाद मेरी स्कूल बंद हो गई।
उसका माँ बाप ने बोला कि कन्नू भाई हम लोग मजदूरी करेंगे कि हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, उससे अच्छा है कि हम घर में बैठ रहेंगे। तो मैंने कहा ये तो मेरा सोपान चलेगा नहीं। तो सूरत में थम्सअप कंपनी थी, उनका मालिक रवि भाई मोदी था। मैंने उनके पास गया कि भाई मुझे एक टूटा फूटा व्हीकल दो और तो एक रिक्शा दे दिलाओ। तो उसने बोला कि भाई पैसा मैं नहीं दूंगा, पर कोई बैंक आपको मेरे नाम से लोन देगी तो मैं पैसा भर दूंगा। तो मैंने एक प्राइम कोऑपरेटिव बैंक में गया, उनके चेयरमैन को मिला और मेरा मिशन बताया। तो उसने बोला कि ये कंपनी बहुत बड़ी है, हम एक नहीं दो रिक्शा की लोन देंगे ये कंपनी को। जी। मैं फिर से वो चेयरमैन को मिला कि भाई ये बैंक दो रिक्शा का पैसा देने के लिए तैयार हो गई है। बोले हम्म। ले लो, दो दे दो, हम लोन का हफ्ता भरेंगे। दो रिक्शा आ गए मेरे पास। मैंने बिल्कुल। लोगों की मदद से रिक्शा चालू रखी, तो 140 दिव्यांग बच्चों मेरा एक ही साल में आ गया। अच्छा। लोग भागीदारी से कोई न खाना खिलाने के लिए आते थे, कोई पाव वड़ा देते थे, कोई बिस्किट देते थे, कोई नाश्ता देते थे। ऐसे मेरी स्कूल की संख्या हो गई। एक दिन जब मालूम पड़ा मुझे 2001 में कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, जी। तो मुझे किसी ने नंबर दिया, तो मैं नरेंद्र मोदी को ऐसे ही फोन कर दिया। मैं तो जानता ही नहीं था। तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि मैं गुजरात के मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, आपको कैसे बताया? मैंने कहा लोग बात करते, तो मैंने फोन कर दिया। बोले मैं ट्रेन में हूँ, हम्म। मैं अभी अहमदाबाद जाऊंगा, बात देखो पार्टी क्या आदेश देती है। जी। मैंने कहा ठीक है। फिर कानू भाई, कहा जाता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनकी पूरी दुनिया फैन है, वो कानू भाई के फैन है। कितनी सच्चाई है अरे इसमें? फिर नरेंद्र मोदी जी को मैं एकदम मेरा मन हुआ कि नहीं उनकी शपथ विधि में जाओ। तो मेरा दिल में माना नहीं, तो मैं रात को 8 बजे कोई दोस्त के साथ गांधीनगर 8 बजे पहुंच गया, सर्किट हाउस में नहाया। फिर मैंने कहा पास के बिना अंदर जाने नहीं देगा। हम्म। तो मैं सीधा राजभवन चला गया। उनका एडीसी को मैं मिला, एडीसी को बताया कि भाई मुझे शपथ विधि में जाने का है, पास दिला दो। तो उसने बोला कि कन्नू भाई अभी आप बहुत लेट है, अच्छा मैं गवर्नर से पूछ के आता हूँ गवर्नर क्या कहते हैं। वो गवर्नर को पूछने के लिए, गवर्नर ने बोला कि जब आ गए हैं तो आप उसको अपनी बैठक में बिठा दो ना। तो मेरे से नरेंद्र मोदी सिर्फ 15 फुट की देरी से बैठे हुए थे। वो मुझे देख रहा था, मैं विकलांग था, व्हीलचेयर पे था। तो उसने सोचा कि गवर्नर ऑफिस में बैठा है, कोई तगड़ा पैसा वाला होगा, कोई बड़ा ऑफिसर होगा, कुछ नामचीन होगा, तो ये गवर्नर ने उनकी बैठक में बिठाया है। फिर जैसी शपथ विधि खत्म हुई, तो मैं सूरत का एक हेमंत भाई चपटवाला करके एमएलए थे, वो मिनिस्टर बने थे। तो मैंने सोचा कि चलो उनके घर पे मैं जाके खाना खा लेता हूँ पहला। मुझे खाने का शौक नहीं है, पर भूख लगती थी, मैं हमेशा कम पैसे में घूमता रहता था। तो मैं गया, तो नरेंद्र मोदी ने तपास किया, वो दिव्यांग बैठे थे, कहाँ गए? तो किसी ने बोला कि वो तो हेमंत चपट वाला मिनिस्टर के वहाँ खा रहा है। तो पाँव में चंपल पहन के बिना वो दौड़ के मेरे पास आया और बोले कि आपका नाम? मैंने कहा मैं कन्नू भाई टेलर बोलता हूँ सर। बोलते और अब क्या करते? मैंने कहा मैं देख दिव्यांग बच्चों की, विकलांग बच्चों, तब तो दिव्यांग नहीं था, मैं जी। विकलांग बच्चों की स्कूल दिव्यांग चलाता शब्द हूँ ही सूरत प्रधानमंत्री में। नरेंद्र मोदी ने दिया है। हाँ जी। तो मैंने जी। कहा मैं विकलांग बच्चों की स्कूल से, बोले मैं इसके लिए मुख्यमंत्री आप लोगों के लिए ही मैं बना हुआ हूँ, और मैं जब सूरत आऊंगा तब मैं आपके वहां पहला आऊंगा। तो मेरा स्वभाव बहुत स्पष्ट था। तो मैंने बोला कि सर मैं जन्म से दोनों पांव से विकलांग हूँ, गरीब हूँ, मैंने दुख बहुत नजीक से देखा है, और गरीबी मेरी आभूषण है। बोले ऐसे क्यों कहते हैं? मैंने कहा कोई मुख्यमंत्री दिव्यांग के वहां आज तक गया नहीं है और जाएगा भी नहीं। मुख्यमंत्री हमेशा बड़े बड़े लोगों के पास ही जाते हैं, उसको लेकिन आपके मालूम पास है तो एक कि मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी आ चुके थे, कानू भाई। ये आ चुके थे। तो अभी मैंने उनको ऐसा बोल दिया कि मुख्यमंत्री कभी नहीं जाएंगे किसी के वहां।
बोले देखना, मैं जब सूरत आऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा। फिर 2 महीने के बाद वो सूरत आए, तब मुझे कलेक्टर और कमिश्नर दोनों अगले दिन बुलाने के लिए आए कि आपने हम्म। चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को। मैंने कहा मैं तो नहीं लिखी किसी पर। बोले आपका घर पे कल आपके स्कूल में आ रहे हैं कल। मैंने कहा नहीं मालूम है। बोले हम इसके लिए रोड बना रहे हैं और सब सुविधा कर रहे हैं उन्हें और सब कुछ आपको। याद रहता है पूरी तरह, कुछ भी भूलते नहीं है प्रधानमंत्री महोदय हमारे, उन्हें सब कुछ हाँ, याद रहता है। सब कुछ याद है। फिर वो मेरे को सुबह पुलिस कमिश्नर आए, बोले चलो एयरपोर्ट को आपको ले जाने का है, आपको ही स्वागत करने का है। फिर जैसे हेलीकॉप्टर में वो आए, मैं खड़ा था तो नरेंद्र मोदी ने दूर से देखा और पहले बोले स्माइल दे के, देखो कन्नू भाई, मैं आ गया आपके पास, मैंने वचन दिया था। उन्हें अपना बैठो वचन मेरी पूरी गाड़ी में। तरह याद था। हाँ, बोले मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं ले जाता हूँ। फिर वो मेरी स्कूल में आए, मेरी पूरी समस्या उसने सुना, दिव्यांगों को देखा तो बहुत संवेदनशील आदमी बन गया। उनकी आंखों में आंसू था, जी। बहुत रोए जैसा हो गया। बोले मैं आपको क्या मदद करूं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे एक दिव्यांग की एक बड़ी स्कूल बनाने का है, तो आप मुझे क्या मदद कर सकते हो। उसने स्पीच में बोला कि मैं जमीन दूंगा तो मैं कोई भी प्रकार की हम ग्रांट नहीं देंगे, बात काम नहीं करेंगे, आपने 2 साल में आपको बात काम करना पड़ेगा और स्कूल चालू करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर मुझे ज़मीन दे दो, सूरत में ज़मीन का भाव बहुत है। तो मान गए। उसने इमीडिएट कमिश्नर को, मेयर को बोल दिया कि कन्नू भाई को ज़मीन बताओ। फिर मुझे सरकार की कॉरपोरेशन की ओर से मेरे को ये जगह बताया, मैंने देखा तो मैंने कहा कि मुझे इतना खड्डा है तो ये ज़मीन दे दो, जी। आज 1,000 चौरस मीटर दे दो, बाकी 3,000 आप ले लो। वो कमिश्नर ने बोला नहीं, गवर्नमेंट ने आपको 45,000 चौरस मीटर का दिया है तो हम इतना ही देंगे। अच्छा। ठीक है, मैंने कहा दे दो। फिर मैंने 1100 ट्रैक्टर माटी डलवाया, अच्छा। जमीन को लेवलिंग करवाया। हम्म। शेखावत भैरव सिंह को शेखावत करके, जो भैरव सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, राजस्थान के उसको मैंने मुख्यमंत्री थे, प्रार्थना की। हाँ, उपराष्ट्रपति उसको रहे वो। उपराष्ट्रपति रहे वो टाइम। फिर मैंने उसको प्रार्थना किया कि आप मेरी भूमि में, जमीन में शिलान्यास विधि करने के लिए आइए। वो मान गए, वो आए। तो मैंने रिलायंस ग्रुप को, एल&टी, ओएनजीसी के बड़े बड़े सब अधिकारी को बुलाया। तो वही दिन मेरे पास 35 लाख रुपया हो गया। तो मैं अब समझ गया कि 1 करोड़ तो मेरा हो ही जाएगा। पर जी। नरेंद्र मोदी बहुत संवेदनशील थे। उसने सब कंपनियों को फोन कर दिया था कि एक दिव्यांग कन्नू भाई आपके पास आएगा बिल्डिंग बनाने के पैसा लेने के लिए, तो आपको उसको मदद करनी पड़ेगी। तो मैं सब जी। कंपनियों में गया तो सब कंपनियों ने बोला आप कन्नू भाई हैं। बोले, मैंने कहा। बोले आपका नरेंद्र मोदी की यानी ऑफिस से आपसे पहले नरेंद्र भाई मोदी ने आपका नाम हर जगह पहुंचा दिया था कि आपको कहीं भी कोई पहुंचा दिया, तकलीफ ना हो। जी। बिल्कुल पहुंचा दिया। फिर नरेंद्र मोदी के की मैंने उसको लिखा तो बोले कि मैं आ रहा हूँ, लेवलिंग हो गया। मैंने कहा हाँ। तो फिर से उसने मेरी शिलान्यास विधि किया, पूजा किया। फिर बोले देखो कन्नू भाई, मैं 3 साल में फिर से वापस आऊँगा। पर मेरा तो 2 साल में बिल्डिंग बन गया था। फिर मैंने उनको चिट्ठी लिखी तो बोले वो दूसरी बार आया। दूसरी बार जी। आके उसने स्कूल का उद्घाटन कर दिया बहुत अच्छी तरह से। मैंने जगह पड़ी थी तो मैंने कहा कि मुझे एक हॉस्पिटल बनाने की है। तो मुंबई में पीएन हरियाणी ने 5 करोड़ खर्च करके एक आधुनिक बड़ा हॉस्पिटल भी बना के मुझे दे दिया। फिर अच्छा। नरेंद्र भाई को फिर से बोला तो उद्घाटन करने के लिए आए। उद्घाटन करने के लिए उसने मेरे को 25 दिसंबर रखा था और मेरा पद्मश्री अवार्ड की उसने रेकमेंड किया था। तो 25 जनवरी को जब डिक्लेयर हुआ तो वो ऑर्डर लेके मेरे ऑफिस में आए और मुझे 1,100 रुपया दिया, माथे हाथ रखा और बोला
कन्नू भाई, मैं इतने सालों से मुख्यमंत्री हूँ, मैं जितनी भी रेकमेंड करता हूँ, किसी को भारत सरकार ने अवार्ड पद्मश्री से नहीं दिया है। पर आपका मैंने फॉर्म को भेजा तो आपको सिलेक्शन हो गया। मेरे को खुशी है। इसके लिए मैं आपके पास ये ऑर्डर की कॉपी लेके आया हूँ। और आज आपने गुजरात का नाम रोशन करवा दिया है। ये किस तो वर्ष की बात है? ये 2011 की बात है। अच्छा, यानी कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने नरेंद्र मोदी हाँ, के रिकमेंडेशन पे आपको पद्मश्री देना स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़ी स्वीकार कर बात है। लिया। बहुत आपका बड़ी, व्यक्ति ये पहला आप ये पहला घटना था, आपके पहला। व्यक्तित्व को दिखाती है कानू भाई, कि आपका व्यक्तित्व कितना बड़ा है, कि दो राजनीतिक विरोधी भी आपको सम्मान देने के लिए एकजुट हो गए, कांग्रेस ये और ये भाजपा दोनों। ये मेरा दिव्यांग बच्चों का आशीर्वाद का फल है। ये मेरे जी। नहीं है, ये मेरा दिव्यांगों का सम्मान किया भारत सरकार ने। तब मेरे को वहाँ 400 दिव्यांग बच्चे पढ़ते थे, और मैंने बायोडेटा में लिखा था, और उसमें मेरे का झुपड़पट्टी का मेरा बच्चों है, और मैं उसके लिए कर रहा था। तो ये मैंने नरेंद्र भाई को बोला था वो दिन कि सर, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान पूरा गुजरात के दिव्यांगों का है। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने एसटी कंसेशन में मैंने इतने दिन 11 महीने 11 दिन अवकाश किया। सब डिटेल भरा हुआ था, नरेंद्र भाई ने सब फॉर्म भरवाए थे। तो उसमें तो मैंने कहा मेरा सम्मान नहीं है, ये गुजरात का दिव्यांगों का सम्मान है। गुजरात में पहली बार एक दिव्यांगों की सेवा करने के लिए राष्ट्रपति पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र भाई बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। और फिर मेरी स्कूल की, कॉलेज की, मैंने सोचा कि 10 बार तक लोग पढ़ते हैं, फिर से झुपड़पट्टी में जाते हैं, कोई कॉलेज नहीं करते, क्योंकि यहाँ सभी कॉलेज में पढ़ो तो दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा नहीं है। दूसरा के घर से आने जाने का रिक्शा का 100 रुपया किराया होता है। तीसरा, एक मुझे दुखद घटना तब जानने आई, लड़की लोग जो कॉलेज करके निकल जाती थी, उसने मेरे को बोला, कनु सर, जो रिक्शा वाला हमको उठाता है तो उनका हाथ शरीर का कोई भी भाग में वो घुमाता है जानबूझ के। उससे अच्छा है कि हम नहीं पढ़े तो चलेगा, पर ऐसा काम, ऐसा बस सलूट हमको सहन नहीं होती है। इसके लिए मैं कॉलेज हम लोग नहीं जाते हैं। मेरा दिल बहुत दुखी हो गया। ये बात सुन के मैं इमीडिएट साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में चला गया, और वाइस चांसलर को मिल के मैंने कहा मेरे को बीसीए कॉलेज करने का है। हम्म। तो बोले 100 रुपया का फॉर्म आपको 1100 रुपया में लेट फी के साथ लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो लोग ने फॉर्म भर के मैं गया तो बोले कि आपको 15 लाख रुपया डिपॉजिट रखनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला कि कॉलेज का प्रोफेसर आलतू फालतू नहीं होएगा, हम इंटरव्यू लेंगे और बाद में वो लोग पढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है। बोले कॉलेज में 60 बच्चों का 60 कंप्यूटर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। सब मैंने बोला ठीक है, ठीक है। मुझे कॉलेज करने का था। पर पहले पहले साल में मैंने 25 दिव्यांग लड़का लड़की बच्चों को रखा। फिर दूसरे साल में भी मैंने 25 दिव्यांगों को, वो आगे गए, पीछे नया लिया। और तीसरे साल में भी मैं 25 को लिया, और ये लोगों को मैंने पढ़ाने का नक्की किया था। तो आज सूरत में एक भी दिव्यांग बच्चा कहीं भीख नहीं मांगता है। बीसीए कॉलेज हो जाती है तो इमीडिएट मेरे दिव्यांग बच्चों को जॉब मिल जाती है कंप्यूटर लाइन में। जी। आज मेरे कितने बच्चे डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियरिंग है, कितने बैंकों में, कितने अंडर सेक्रेटरी है, कितने मेरे बच्चे लंदन में है, कोई कनाडा में है। ये सब बच्चे आज मेरा, मैं खुशी होती है मुझे ये बात बताने के लिए कि भारत का सूरत शहर एक ऐसा शहर है कि यहाँ कोई दिव्यांग भीख नहीं मांगता है। मेरी पास 4 बसेस है,
कनु भाई, सुबह सुबह भारत के हर एक शहर को, हर एक राज्य को आपके जैसा एक प्रेरणादायी शख्सियत वहां पे होनी ही चाहिए, जिससे कि वहाँ के दिव्यांग लोगों का जीवन सुधर सके। आपका पूरा जीवन जो है ना, वो प्रेरणा की मशाल है, जो लोगों को रोशनी दिखा रहा है, लोगों को प्रेरित कर रहा है। आपने कितनी जिंदगियां संवार दी हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है। अ, सही बात है मैं आपकी। मैं खुद जब को बड़ा भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मुझे आपसे आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला उदय इंडिया डिजिटल पे। मैं उदय उदय इंडिया रथ साहब का आज मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से भारत का कोई भी दिव्यांग को बीसीए कॉलेज करना हो तो यहाँ बिना मूल्य हम फी नहीं लेते। अभी एक तो कहना मैं भूल गया कि यहाँ नोट, पेन, पेंसिल, स्लेट, लंच बॉक्स, वाटर बैग, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म घर से लाना, घर पे छोड़ देना, ये सब दोपहर का खाना सब यहाँ फ्री है, बिना मूल्य है। हर बहुत बड़ी बच्चे बात के है। नाम, हर बच्चे का नाम का मैं हर साल 1500 रुपया फिक्स डिपॉजिट रखता हूँ। उससे मेरे को ये होता है कि वो 15 साल तक मेरे वहाँ रहे, बैंक में उसका पैसा जमा हुए, तो उसको जितना पैसा मिले वो फिक्स डिपॉजिट करते हैं। यहाँ दिव्यांग बच्चों की शादी करवाता हूँ। यहाँ दिव्यांग लोगों के लिए कोई आज सब जगह पे उसको जॉब मिलती है। भारत सरकार की बहुत सारी कमेटी में भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने, सत्यनारायण जटिया ने मुझे कमेटी में लिया है। और अभी भी मिनिस्टर है जो सोशल जस्टिस का, उसने भी मुझे रखा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लोग मेरे को बात करते हैं। आज मेरे यानी कि दिव्यांग ये बात सच है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के फैन है और नरेंद्र मोदी कन्नू भाई के फैन है। नरेंद्र मोदी ने मेरे पर अगणित उपकार किया है। मैं सबके सामने बोलता हूँ, ये मैंने भगवान को देखा नहीं है पर भगवान के रूप में है। मेरी जो इच्छा होती है, मैं सही टच वुड कहता हूँ, जो इच्छा मैं संकल्प करता हूँ, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लगता हूँ तो मेरी चिट्ठी का वो इमीडिएट एक्शन दिलाते हैं। आज 29,000 दिव्यांग बच्चे ये संस्था का लाभ ले चुके हैं। कोई 29,000। स्टूडेंट का, हाँ, 29,000 दिव्यांग बच्चे आज 25 साल में लाभ ले चुके हैं। कोई बच्चा फुटपाथ पे भीख नहीं मांगता है। कोई बच्चा जो माँ बाप कहते थे कि ये मेरा बोझ आया हुआ, मैंने कौन से जन्म का पाप किया था कि दिव्यांग मेरे घर पे आया, आज वो माँ बाप मुझे मिलता है तो कहते हैं कि हम बहुत खुश नसीब है कि मेरा बच्चा आपके वहाँ पढ़ के आज बैंक में लग गया। कोई कहता है कि एक गवर्नमेंट नौकरी में लग गया, इतना पगार है, आपने शादी करवाया। मैंने कहा ये सब मैं नहीं करता हूँ, ये तो भगवान करते हैं। जी। भगवान ने तय किया था कि ये होना वाला है। आपके मैं इसके जैसे लिए विनम्र व्यक्ति से यही उम्मीद भी की जा सकती है कि आप स्वयं को सिर्फ माध्यम माने। आप स्वयं को सिर्फ नहीं, माध्यम मानते हैं और सारा। अंशुमान आनंद साहब, ये तो भगवान की कृपा होती है। जी। भगवान ने पहले से जन्म से ही सब कुछ किया है। मेरी मिसिस के बारे में बताऊं, उसका दोनों हाथ नहीं है और ओ। मेरा दोनों पाँव नहीं है। जब हमने 89 में ये प्रिंटिंग प्रेस में थी, तब मेरे को घर नहीं मिलता था सूरत में। तब मेरा पूजा भाई मैनेजर थे, उसने बोला कि आप ये हंसाबेन से शादी कर लो। मैंने कहा कि कैसे शादी कर लूँ? बोला आप पूछो ना। तो मैं 6 बजे उनके घर पे गए, 2 बजे बताया, 6 बजे। मैंने कहा चलो कल हंसा शादी कर लेते हैं। बोले ऐसा थोड़ा, शादी कीड़े की लारी थोड़ी है कि आप बोलोगे शादी कर लेंगे। पहले मेरे माँ बाप को पूछना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तब कुछ होएगा। जी, तो मैं भारतीय मान संस्कृति में गया। यही परंपरा है। हाँ, फिर दूसरे दिन 5 बजे मैं गायत्री माँ के मंदिर में गया और मंदिर में जाके मैंने कहा चलो। तो बोले आपको कौन उठाएगा मंगल फेरा पड़ने के लिए? मैंने कहा वो तो रिक्शा वाला भी उठा लेंगे। अरे तब तो मेरे 2 पति हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो सोचा ही नहीं था कि दोनों के साथ मंगल फेरा। तो मैंने कहा क्या रास्ता करे? तो बोले कि अभी रिक्शा में बैठे, अपने आपके पास
सिंदूर और कंकु लाए, मेरे सिर में रख दो और भगवान को पगे लग रख के उसका आशीर्वाद लेके बैठे बैठे अपने चलो घर पे चले जाते हैं। मैंने कहा ये तेरी बात सही है। हमने भगवान के सामने कंकु लगा दिया, सिंदूर माथा में भर दिया और बोल दिया आज से हम दोनों पति पत्नी रहेंगे। मेरे को दो बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी रचना ये MBA गोल्ड मेडलिस्ट है। फिर मेरी सोनू बेटी ये BCom ICW किया हुआ है। वो जी बड़ी बेटी बैंक में मैनेजर बन गई थी। फिर उसने देखा कि पापा अकेला सब कुछ करता रहता है, तो हम मुझे मदद करनी चाहिए। उसका हस्बैंड भी बैंक में मैनेजर है। उसने जी पूछा कि मैं पापा की सेवा करने के लिए जाऊं, तो उसका हस्बैंड ने बोला ठीक है, अपने तो 4 ही आदमी हैं और बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो बोले तू जा सकती है। तो वो आ गई। इसके पीछे पीछे छोटी ने भी सोचा कि बड़ी बहन गई है तो मैं क्यों रह जाऊं। फिर वो भी आ गई उसका हस्बैंड को पूछ के। तो छोटी का उसने मैंने दिव्यांग टीवी चैनल चालू किया, तो उसने संपूर्ण दिव्यांग टीवी चैनल में वो आज सहभागी बन गई है। और मेरी बड़ी बेटी आज स्कूल चलाती है, कॉलेज चलाती है, हॉस्पिटल चलाती है, पूरा योग्य पिता मैनेजमेंट। की योग्य संतानें और मिशन ओरिएंटेड मिशन में लगी हुई। बहुत खूब, बहुत खूब। तनु और भाई, पूरा आपने उदय इंडिया को इतना समय दिया, अपनी प्रेरणादायी कहानी बताई हमें। हम आपकी कहानी को अपने हजारों लाखों दर्शकों तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। अरे और आनंद शर्मा साहब, असुमान सर, आनंद साहब, आपने मेरे साथ समय निकाला। रफ साहब ने मुझे मौका दिया। मैं उनका आभार मानता हूँ, आपकी चैनल का भी आभार मानता हूँ, दर्शकों को भी प्रणाम करता हूँ। और हो सके तो मेरे लिए आप जो भी भगवान को मानते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना कि कनु भाई को और भी आगे ले जाए। हम बहुत जल्दी पूरे कनु भाई, विश्व हमारी में। प्रार्थना हमेशा रहेगी कि आप बहुत आगे बढ़ें, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, उनकी भावनाएं, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। आपने हजारों लोगों का जीवन सुधारा है। आनंद साहब, आपका मैं एक मिनट लूँ आपकी। ये जरूर। पूरे विश्व में दिव्यांगों का ओल्ड एज होम नहीं है। आप अच्छा। पूरे विश्व में और पूरा भारत में रेलवे स्टेशन, गार्डन, बगीचा, फुटपाथ पे जितनी भी लावारिस लाश आपको मिले, तो अब देख लेना कफन उगाड़ के वो दिव्यांगी होएगा। हम्म, तो मैंने सोचा कि मैंने इतना थोड़ा भगवान की कृपा से किया है, तो मैं एक ओल्ड एज होम फॉर डिसेबल का मैं 3 दिसंबर पहले पहले मैंने शिलान्यास विधि। नर्मदा नदी के किनारे मैंने 9 बीघा जमीन ले ली है। वहाँ मैं ओल्ड एज होम फॉर डिसेबल का प्रभु का घर, ये दिव्यांग सब प्रभु होते हैं, तो जी उसके घर में रिसोर्ट टाइप का मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ। और कम से कम 200 दिव्यांग लोगों को मैं वहाँ रखूंगा, भगवान का भजन करेंगे और उनका मृत्यु सुधर जाएगा, तो मेरा भी भगवान खुश होएगा। इसके लिए मैं कर रहा हूँ। आपका दर्शकों को मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करना।